हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी क्लास 12th की तैयारी। आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। और यह डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो सर्वप्रथम माना कि एम पी एम डैश कोई हमारा गोली अवतल पृष्ठ है, ठीक, जिसका ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष और अवतल गोली पृष्ठ जिस बिंदु को काटते हैं उसे हम ध्रुव या पोल कहते हैं, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये इसका वक्रता केंद्र सी है, ठीक है। अब इसी मुख्य अक्ष पर एक हम बिंदु आकार की वस्तु ओ माना है, जो कि N1 विरल माध्यम में स्थित है, और जो इस अवतल पृष्ठ का जो माध्यम है वो N2 सघन माध्यम है। तो इस बिंदु आकार की वस्तु O से पहला प्रकाश किरण हम लेंगे इस अपवर्तक पृष्ठ की ओर। इस अपवर्तक पृष्ठ की ओर हम पहली प्रकाश किरण लेंगे। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यहां पर हमको कोई अविलंब बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि वक्रता केंद्र से गुजरता है, ठीक है। अविलंब बनाते हैं जो कि वक्रता केंद्र से गुजरता है। चलो, ठीक है, ये कोई अविलंब डाल दिया, ठीक है, ये कोई अविलंब हमने एन डाल लिया है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है, अविलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है, अविलंब की ओर थोड़ा भैया झुक जाती है, ठीक है। तो ये पहली प्रकाश किरण हमने अपवर्तक पृष्ठ की ओर ली थी, ठीक है। अब हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। जब दो प्रकाश किरण काटती हैं तभी एक वस्तु का आकार प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दूसरा जो प्रकाश किरण है वो हम इस मुख्य अक्ष की रेखा पर ही ले लेंगे। तो ये जो प्रकाश किरण है वक्रता केंद्र से गुजरेगा, तो जो वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण गुजरती है वो जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कोण होगा हमारा, ये होगा हमारा अपवर्तक कोण आर। क्या होगा? अपवर्तक कोण आर, ठीक है। और ये जो अविलंब और आपतन कोण के मध्य जो कोण होगा इसे हम आपतन कोण आई कहते हैं, ठीक है, आई कहते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो प्रकाश किरण है और ये जो प्रकाश किरण है एक दूसरे से डाइवर्ज होते चले जाएंगे। ये क्या किसी बिंदु पर मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो क्या हम इस प्रकाश किरण को पीछे बढ़ा लें? तो हाँ, इसको हम पीछे बढ़ाने पर हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम पीछे एक बार बढ़ा लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। और ये, ठीक है, तो ये हमको आभासी प्रतिबिंब आई प्राप्त हो जाता है, आभासी प्रतिबिंब आई प्राप्त हो जाता है। जहां ये अविलंब से अपवर्तक कोण जो होगा वो भी हमारा आर ही होगा, क्योंकि ये जो अपवर्तक कोण था वो आर था, ये भी कोण हमारा अपवर्तक कितना होगा? आर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष तथा वस्तु का पहला प्रकाश कण के जो मध्य कोण होगा उसे हम अल्फा मानते हैं। क्या मानते हैं? अल्फा मानते हैं। और जो प्रतिबिंब से मुख्य अक्ष का जो कोण होगा उसे हम बीटा मान लेते हैं। और जो अविलंब से मुख्य अक्ष का जो कोण होगा उसे हम गामा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? गामा मान लेते हैं। और यहां पर कोई हम एक लंब डाल लेते हैं, एन ए कोई हम यहाँ पर लंब डाल लेते हैं, ठीक है। एन ए कोई हम यहाँ पर लंब डाल लेते हैं। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति और ज्यामिति का पूरा पूरा इस डेरिवेशन में उपयोग है, तो आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम लेंगे त्रिभुज ओ सी एन। त्रिभुज ओ सी एन है, यहाँ पर जो माना जाना है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम सर्वप्रथम त्रिभुज त्रिभुज ओ एन सी, त्रिभुज ओ एन सी, ठीक है। तो त्रिभुज ओ एन सी
इसको हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये हमारा बिंदु O है और ये हमारा बिंदु C है और ये बिंदु हमारा N है। ठीक है, ये जो कोण है ये हमारा अल्फा है और ये जो कोण है हमारा गामा, क्योंकि यहाँ पर हम OCN त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो कोण होगा ये आपतन कोण I है। क्या है? आपतन कोण I है। ठीक है, तो त्रिभुज में एक प्रमेय होती है क्या कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग बहिष्कार कोण के बराबर होता है। क्या होता है? यहां हम लिख देंगे, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। के बराबर होता है। ठीक है, कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर आंतरिक कोण कौन से है? हमारा I और अल्फा, और बहिष्कोण क्या है? हमारा गामा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गामा बराबर अल्फा प्लस I। क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस I। ठीक है, तो यहां से आपतन कोण I क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस R। यहां हमने इसको पश्चांतर कर लिए। ठीक है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, एक बार हम त्रिभुज INC लेंगे। कौन लेंगे? त्रिभुज INC लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज INC। ठीक है, तो यहां पर भी इसी प्रकार है, देखिएगा। ठीक है, ये बिंदु हमारा I और ये बिंदु हमारा C और ये बिंदु हमारा N। ठीक है, तो यहाँ जो अपवर्तन किरण तथा अभिलंब के मध्य जो कोण है वो R अपवर्तक कोण है। ठीक है, कितना है? R है। ठीक है, और ये जो कोण है ये कोण हमारा बीटा है और ये जो कोण है हमारा गामा है। ठीक है, कोण त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग भी बहिष्कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या है? गामा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा प्लस R। बीटा प्लस R। ठीक है, तो यहां पर हमको भी अपवर्तक कोण ज्ञात करना है। तो अपवर्तक कोण बराबर क्या हो जाएगा? बीटा माइनस गामा। क्या हो जाएगा? बीटा माइनस गामा हो जाएगा। इसको भी हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो प्रकाश किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्नेल का नियम का उपयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है? साइन I बटे साइन R बराबर N2 बटे N1 होता है। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा गोलीय अवतल पृष्ठ है इसका जो द्वारक है बहुत छोटा है, अतः जो अपवर्तक कोण R और आपतन कोण I है ये भी बहुत अल्प होंगे। तो यहाँ पर हम ज्या यानी सन को छोड़ सकते हैं, यानी कि जो I बराबर I होगी वो हमारी साइन I के बराबर होगा। ठीक है, और जो R होगा वो साइन R के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइन I और साइन R की जगह I व R का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा I बटे R बराबर N2 बटे N1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका हम क्रॉस गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारा N, क्या हो जाएगा? N1 I बराबर N2 R। ठीक है, अब यहां पर हम I व R का मान समीकरण 1 व 2 से रख लेंगे। यहां पर N व I का मान समीकरण 1 व 2 से रख लेंगे। तो समीकरण 1
व 2 से I व R का मान रखने पर ठीक है, मान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, N1 I इतना है हमारा, I समीकरण 1 यानी कि अल्फा माइनस गामा। ठीक है, बराबर N2 कितना है हमारा, और ये हमारा N2 और R कितना हमारा, R है हमारा बीटा माइनस गामा। ठीक है, इसे हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण हम इसे थर्ड मान लिया। अब आप ध्यान से देखिएगा यहां पर, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने अभिलंब माना था इसकी ऊंचाई कुछ हम h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ऊंचाई कुछ हम h मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार पुनः त्रिभुज OAN लेंगे, पुनः यहाँ पर ON लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज ONA, परंतु यहाँ जो A बिंदु है ये P बिंदु के बहुत ही करीब यानी समीप है। तो यहाँ पर हम A की जगह P भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, P भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा थीटा है। ठीक है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और ये जो होगा हमारा, और ये हमारा आधार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम tan फलन का उपयोग करेंगे। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे होता है आधार। लंब कितना हमारा यहाँ पे h, आधार कितना है OP, क्या है OP। ठीक है, OP यहाँ पर हमारा आधार। ठीक है, तो यहाँ पर OP क्या होगा, OP आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ध्रुव है और ये हमारा O वस्तु है। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, U से रिप्रेजेंट करते हैं। परंतु चिन्ह प्रपाटी के अनुसार ये जो हमारी वस्तु है ये प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पे जो हमारी इसकी दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी, यानी कि माइनस का U होगी। ठीक है, तो यहाँ पर tan थीटा कितना आ जाएगा, tan अल्फा कितना आ जाएगा, H अपान में माइनस का U। ठीक है, N अपान में H अपान में माइनस का U। अब एक बार हम त्रिभुज क्या लेंगे, IAN लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज INP। ठीक है, क्योंकि A जो बिंदु है P बिंदु के बहुत ही करीब है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा बराबर यानी कि लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा h, आधार कितना है, आधार यहां से यहां तक दूरी को यानी कि IP। तो ये जो हमारी IP दूरी है ये क्या है, ये हमारी प्रतिबिंब की दूरी। क्या है, IP जो दूरी है ये हमारी प्रतिबिंब की दूरी है। और प्रतिबिंब की दूरी को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह प्रपाटी के अनुसार ये जो हमारा प्रतिबिंब I बन रहा है ये प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में है। तो इसकी जो दूरी होगी वो भी हमारी ऋणात्मक ही होगी। कितनी होगी, ऋणात्मक ही होगी। तो tan बीटा बराबर क्या आ जाएगा, H अपान में माइनस का V। ठीक है, अब एक बार पुनः त्रिभुज हम CNP लेंगे, त्रिभुज CNP। ठीक है, तो यहां पर tan गामा बराबर H अपान में CP। परंतु यहाँ जो CP होगा वो क्या होगा, CP देखिए ये ध्रुव और ये हमारा वक्रता केंद्र, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या यानी कि R कहते हैं। लेकिन चिन्ह प्रपाटी के अनुसार ये भी हमारा प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में है, तो भी ये हमारा ये ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, कितना होगा, माइनस का R होगा। क्या होगा, माइनस का R होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि tan
जो गामा भी है वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, वो हमारा एच अपान में माइनस का आर आ जाएगा। ठीक है, एच अपान में माइनस का आर आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो अवतल पृष्ठ है इसका जो द्वारक है बहुत ही छोटा होगा, तो ये जो कोण होंगे अल्फा बीटा गामा ये बहुत ही छोटे होंगे। तो यहां लिखेंगे यदि पृष्ठ का द्वारक अति सूक्ष्म है तो कोण अल्फा बीटा और गामा भी अल्फ होंगे। ठीक है, अतः क्या होगा, अतः यहाँ पर हम 10 को छोड़ सकते हैं, यानी कि जो हमारा 10 अल्फा आया है वो हमारा अल्फा के बराबर होगा, और जो 10 बीटा आया है वो हमारा बीटा के बराबर होगा, और जो 10 गामा आया है वो हमारा गामा के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम 10 को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहां से लिखेंगे अल्फा बीटा व गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर इसका मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है देखिएगा, तो समीकरण 3 में इसका मान रखेंगे, समीकरण 3 हमारा क्या आता है ये। ठीक है, तो यानी कि n1, और यहां पर हम अब अल्फा का मान रखेंगे। अल्फा का मान हमारा कितना है, अल्फा का मान जो है हमारा वो कितना आया था, अल्फा का जो मान आया था ये है हमारा अल्फा का मान, सॉरी ये जो हमारा अल्फा का मान आया था वो कितना था, h अपॉन में माइनस का u। क्या था, माइनस लगा देंगे। फिर क्या है गामा का मान क्या आया था, h अपॉन में माइनस का r। ठीक है, बराबर n2 में बीटा का मान क्या आया था, बीटा का मान हमारा आया था, कहाँ गया बीटा जी, तो यानी कि h अपॉन में माइनस का v। ठीक है, फिर माइनस लगाया तो माइनस लगा देंगे। फिर क्या हमारा गामा का मान क्या है, h अपॉन में माइनस का r। क्या है, h अपॉन में माइनस का r। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस h को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर n1h बराबर कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पर माइनस का u और ये माइनस का 1 अपॉन में माइनस का r। ठीक है, और यहाँ पर भी हम h कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, h कॉमन ले लेंगे। ये क्या बचेगा, 1 अपॉन में माइनस का v, और ये माइनस 1 अपॉन में माइनस r। ठीक है, माइनस r। तो यहाँ पर ये h से ये h हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर सेम, तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस हमारा ये भी हमारा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम इस n1 व n2 का अंदर गुणा कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, n1 अपॉन में माइनस u और प्लस n1 अपान में r बराबर n2 अपान में माइनस v और प्लस n2 अपान में r। ठीक है, r। ठीक है, अब यहां पर जगह नहीं है, हम इसको थोड़ा रब करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा रब कर दे रहा हूं। तो ये हमारा है n1 अपान में माइनस का u प्लस n1 अपान में r बराबर n2 अपान में माइनस का v प्लस 1 अपान में प्लस n2 अपान में
आर। ठीक है, अब यहाँ पर हम आर और आर को एक तरफ कर लेंगे, यानी कि पश्चांतर करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको पश्चांतर करेंगे। ठीक है, n1 माइनस यू। अब इसको जब पश्चांतर करेंगे तो n2 अपान में माइनस का v हो जाएगा और प्लस हमारा n2 r और ये हमारा r और ये माइनस का आएगा इधर n1 अपान में r। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इधर पश्चांतर करेंगे तो ये माइनस का रह जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा n2 अपान में v और ये हमारा यहाँ पर और ये हमारा प्लस और ये हमारा n1 अपान में माइनस का u। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा n2 अपान में r माइनस n1 अपान में r। ठीक है, तो यहां पर ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी n2 अपान में v माइनस n1 अपान में u बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा हर बराबर है तो यानी कि इसको हम एक बार लिखेंगे तो यहाँ n2 माइनस n1 अपान में r। ठीक है, तो ये सूत्र यहां से हमारा सिद्ध होता है। अब यदि, ठीक है, और यहां पर एक कंडीशन है, यदि जो n2 हो वो हमारा n हो, n2 जो हो, n2 माध्यम है वो हमारा n हो और जो हमारा विरल माध्यम n1 हो वो हवा हो। ठीक है, और जो हमारा विरल माध्यम n हो, विरल माध्यम n हो वो एक हो। क्यों एक, कैसे, क्योंकि हवा के लिए n1 का मान तो 1 ही होता है, क्योंकि हवा का जो अपवर्तनांक होता है वो एक होता है, जो हवा का अपवर्तनांक होता है वो एक होता है। तो यहाँ n2 को हमने n मान लिया और ये जो विरल माध्यम ये हवा में था तो हवा को हम हवा का जो अपवर्तनांक होता है अपसृप होता है, एक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर n2 की जगह हम रखेंगे n माइनस n अपान में v और ये माइनस n1 की जगह रखेंगे 1 अपान में ये हमारा u बराबर n माइनस 1 अपान में r। ठीक है, तो ये सूत्र यहां से हमारा सिद्ध हो जाता है, यह सूत्र यहां से हमारा सिद्ध हो जाता है। आशा और उम्मीद करता हूं कि यह डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा और यदि आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।